नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जो सेट लगा रहे हैं, तीसरा हिंदी का सेट लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेटों को पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग हिंदी का तीसरा सेट लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जैसे रिक्त स्थान, इसके बाद वैसे नागनाथ में उपयुक्त शब्द की पूर्ति करें। तो सोमनाथ, सांपनाथ या श्यामनाथ या रामनाथ, क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सांपनाथ। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। ठीक, इसका ये जो है ये एक लोकोक्ति है और इसका जो अर्थ होगा, इसका मतलब होगा एक समान होना। क्या होगा? एक समान होना, एक समान। ठीक, एक समान होना। इस लोकोक्ति का ये अर्थ होगा जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, यानी एक समान होना, दोनों का एक समान होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अभिव्यक्तिशील व्यंजनों की संख्या है, खाली स्थान को भरें। तो अभिव्यक्तिशील व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनको हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, जिनको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग किन किन को प्रदर्शित करते हैं? जैसे कि पांचों वर्ग हो गए हमारे, का वर्ग, का, चा, टा, ता, पा। ठीक, ये वर्गों को हम लोग व्यक्त किया। इसमें 5 शब्द हो गए। ठीक, हमारे ये हो गए हमारे 25 हो गए। इसके बाद हमारे ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को जोड़ देंगे तो ये हमारे अव्यक्तिशील व्यंजन कहलाएंगे। तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 33। तो इसका 1 नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसकी संख्या क्या होगी? 33 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? नंबर 1 आलोचना, कविता, व्यंग या आलोचक। तो हरिशंकर परसाई जो साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं, वो जो हैं व्यंग के लिए बहुत ही फेमस माने जाते हैं। व्यंग के लिए बहुत इनकी प्रसिद्धि है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करें। हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का चयन करें। पहला बोध, दूसरा जीवन बाल, वर्षा, जनता या फिर हस्ताक्षर और जनता। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? कल के वीडियो हमने एक वचन, हमेशा एक वचन में रहने वाले और हमेशा बहुवचन में रहने वाले जो शब्द होते हैं उनकी चर्चा की थी। आज हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। तो एक वचन में जो हो गई हमारी धातुएं, जैसे सोना चांदी हो गई। ठीक, ये हमेशा एक वचन में हमारी रहेंगे। सोना हो गया, चांदी हो गया। इसके साथ जनता जो आएगी इसी में आएगी। जनता क्या होगा? इसी में आएगा। घी, पेट्रोल आदि जो होगा, तेल होगा, ये सारा एक वचन में जाएगा हमारा। घी, पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, ये सारा एक वचन में जाएगा। फिर इसके बाद वर्षा भी इसी में आएगी। कल के वीडियो में बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि वर्षा भी इसी में आएगा। सत्य हो गया, ठीक है, मिथ्या हो गई या फिर सौंदर्य हो गया, ये सारा हमारा एक वचन में जाएगा। सौंदर्य हो गया, इसके साथ दल हो गया, दल भी होगा एक वचन में। झुंड आएगा, इसी में आएगा एक वचन में हमेशा। टोली हो गई। तो ये सारा, और साथ में व्यथा, ये सारा हमारा एक वचन में जाएगा। तो हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द कौन कौन से आ गए? यहाँ पे कौन कौन से आ गए? तो इसका देखिए, वर्षा हमने बताया, जनता बताया। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वर्षा और जनता। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही हम बता दें, बहुवचन में जो रहते हैं उनमें आपको याद रखना है हमेशा दर्शन। ये हमेशा बहुवचन में रहेंगे। हमेशा बहुवचन में कभी कभी पूछ देता है। तो बहुवचन में दर्शन हो गया, दर्शन हमेशा बहुवचन में जाएगा। आंसू हमेशा बहुवचन में जाएगा। और इसी के साथ हमारा प्राण हो गया, प्राण हो गया। दाम हो गया, दाम भी बहुवचन में जाएगा। अक्षत और साथ में हस्ताक्षर भी हमारा बहुवचन में जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है एक वचन बहुवचन से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। भवन का आगे का हिस्सा काफ़ी शानदार है। रिक्त स्थान फिर है। इसके बाद है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए
एक विपरीत शब्द का चयन करना है तो भवन के आगे का हिस्सा, आगे का क्या होता है विपरीत, पीछे, तो इसमें आएगा पीछे। आगे का क्या आएगा, पीछे। इस वाक्य में विपरीत जो होगा उसका होगा पीछे, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, परिणामवाचक विशेषण से क्या बोध होता है। परिणाम, तो परिणाम यहाँ पे परिणाम नहीं होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये परिमाणवाचक होना चाहिए, परिणाम नहीं होगा, परिमाण होगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध है, तो कार्य का समय, क्रिया का नाप तौल, क्रिया की रीति का या क्रिया के स्थान का। तो परिमाण हमेशा नाप तौल, क्रिया का नाप तौल को दर्शाता है। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बोल रहा है संदिग्ध, तो इसमें पढ़ते हैं कि मैंने सामान वहीं रखा था। दूसरा, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। संदिग्ध यानी यहाँ पे संदेह है कि मैंने रखा था होगा। ठीक है, मैंने वहीं सामान रखा होगा, संदेह की जहाँ भावना होती है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे संदेह, जहाँ पे हम लोग को पता चल रहा हो किस वाक्य में हमको संदेह समझ में आ रहा, तो चौथा ऑप्शन देखिए पढ़ के, मैंने वहीं सामान रखा होगा। सोच के देखिए, मैंने वहीं सामान रखा होगा, तो यहाँ पे भूतकाल इसमें समझ में आ रहा है, संदिग्ध भूतकाल, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। गुंडा, ग्राम, ममता या फिर पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद की बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी थी वो थी ग्राम। कौन सी थी, ग्राम थी, और ये 1912 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, 1912 को यह प्रकाशित हुई थी। इंदु में ये पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इनकी अन्य श्रेष्ठ कहानियाँ भी रही हैं, जो हम बता देते हैं। अन्य श्रेष्ठ कहानी कौन कौन सी रही है आपको बता दें। आकाशदीप आपको याद रखनी है, ये श्रेष्ठ कहानियाँ ये अक्सर पूछी जाती। आकाशदीप हो गई, इसके बाद गुंडा भी इन्हीं की है, पुरस्कार हो गई, ये सारी इन्हीं की कहानियाँ हैं। पुरस्कार हो गई और इंद्रजाल हो गए, ये सारी कहानी है जयशंकर प्रसाद की। साथ ही साथ इनकी मुख्य कृतियाँ और भी हैं, जैसे कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जयशंकर की याद रखनी है तो कामायनी, ये याद रखनी कामायनी, और साथ साथ मंगला प्रसाद। कामायनी के लिए ये जो कृति है इसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी इनको मिला था कामायनी के लिए। और इनकी जो रचना है प्रेम पथिक भी आपको याद रखनी है। प्रेम पथिक भी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। तो ये सारी आपको याद रखनी। साथ में और भी हैं, झरना हो गई, आंसू हो गई, लहर हो गई, ये सारी क्या है, ये अपने आप में, यानी ये जयशंकर प्रसाद बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, इसलिए इनकी कृतियाँ तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हमने हालांकि सारी जो प्रसिद्ध यहाँ पे कृतियाँ सारी लिख दी हैं, कहानी हमने लिख दी हैं, और ये कृतियाँ भी सारी हमने लिख दी हैं। ठीक है, पहली कहानी जो थी वो ग्राम थी 1912 में, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। मानक भाषा की दृष्टि से, तो पहला ऑप्शन स्थायी, हिंदी, हिंदू या दायित्व, कौन सा होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है हिंदू, ये हिंदू, ये जो है ये अशुद्ध है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। हिंदू नहीं होके हिंदू बड़ी ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यह मास जो चंद्रमा की रिक्त स्थान आ गया है के अनुसार गिना जाता है, फिर रिक्त स्थान कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो इसमें क्या होगा बताइए, बताइए। तो इसमें होगा कि यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार, यहाँ पे गति आएगा, गति के अनुसार गिना जाता है, वह चंद्रमास कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, चंद्रमास। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। गति और चंद्रमास किस में आया, तीसरे ऑप्शन में आया है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 10वें का तीसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लुटिया शब्द का बहुवचन बताइए। तो लुटिया का जब बहुवचन बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो लुटिया में जब हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो उसमें क्या
चंद बिंदी लग जाएगी और लुटिया बन जाएगा, तो ना लुटियाएं होगा, ये गलत हो जाएगा, लोटे होगा नहीं, लुटिया भी नहीं होगा। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लुटियां। इसमें चंद बिंदी लग जाएगी और ये हमारा लुटियां हो जाएगा, लुटिया से लुटियां। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 12 से 14 तक गद्यांश आ गया है। आपको मैं गद्यांश दिखा दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको भी करने होंगे। गद्यांश में इतना बड़ा नहीं पढ़ूंगा, आपको पढ़ना है और उसके आंसर भी देने हैं। ये आपको मैं हमेशा होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए आराम से। फिर इसके कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपको करने हैं, और इसमें क्वेश्चन कितने दिए हैं, 12 से 14 तक के आपको क्वेश्चन इसके करने पड़ेंगे। 3 क्वेश्चन हैं, ये दिखा दिया। फिर क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोला गया प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं, अस्थायी, स्थायी, व्यभिचारी या अनुभाव। ठीक है, आपको ये देखना है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर आएगा। फिर 13वां क्वेश्चन है, स्थायी भाव कहलाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या आएगा। फिर इसके बाद 14 है, मनोविकार शब्द की उचित संधि विच्छेद छाटिए। तो खैर मैं आपकी इसमें हेल्प कर दे रहा हूँ कि मनोविकार जो होता है वो उसका संधि विच्छेद होता है मनाधन विकार। क्या होता है, मनाधन विकार होता है। इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन ऊपर दिया गया है, मनाधन विकार इसका संधि विच्छेद होता है और ये विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, विसर्ग संधि। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वें पे पहुँचते हैं। ये देखिए यहाँ पे तीसरा चौथा ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, मनाधन विकार हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन सीधे आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। आपको मैंने बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार की जहाँ जनु जानव मनु मानव आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की समझिए 99% संभावना होती है। लेकिन अगर पूछ दे कब होता है तो आपको याद रखना, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना हो वहाँ पे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका नंबर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना हो। 15 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। रात को अचानक वर्षा होने लगी, बात समझिए, रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक या फिर कालवाचक, बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसमें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तीसरा सही होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो जो अविकारी शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, क्रिया की रीति का मतलब है रीति, तौर तरीके यानी विधियां। रीति से मतलब है तौर तरीके, किसी तरीके, ठीक है, तरीके का बोध कराते हैं, तौर तरीके किसी विधि का जो बोध कराते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो इसमें अचानक जो आया, अचानक वर्षा होने लगी, ठीक है, तौर तरीके को अचानक अकस्मात चीज़ हो गई, तो यहाँ पे रीतिवाचक होगा। और इसके बाद पहला जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसके बारे में भी जान जाते हैं कि वो अवकारी शब्द जो किसी क्रिया के परिमाण का बोध कराएं, जो किसी क्रिया के परिमाण का, क्रिया के परिमाण का अगर बोध करा रहे हैं तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, जैसे बहुत आ जाए, बहुत, या फिर कुछ आ जाए, थोड़ा आ जाए, इससे पता चला परिमाण की हमें जानकारी समझ में आ रही है, परिमाण जैसे शब्द आ रहे हैं, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने का स्थान बोध कराते हैं, क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे आ जाए, जब आ जाए, जब, तब, ठीक है ना। इसमें जैसे स्थानवाचक में अंदर बाहर, ये स्थान का बोध करा जाए, अंदर बाहर भीतर, ठीक है, तो इससे स्थानवाचक, स्थान का बोध हो रहा है, तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसमें कालवाचक में जब तब आएगा, जैसे कालवाचक में समझे समय को दर्शाता है, काल से ही पता चल रहा है, जो
किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय पता चलता है, क्रिया के होने का समय पता चलता है, उसको कालवाचक बोलते हैं। जैसे अब आ जाए, अब हो गया, ठीक है, अब हो गया, तब हो गया, ये सब, अब, तब, परसों, कल, तो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण की इसमें शब्द मिल रहे हैं, ठीक, कल, परसों, नरसों, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें। तो आपको चारों हमने परिमाणवाचक क्रिया, स्थानवाचक, रीतिवाचक सारी चीज़ें हमने विस्तृत रूप से जल्दी जल्दी बता डाली हैं। वीडियो को पूरा अगर देखना है तो ये हमारे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे वीडियोस में पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर तीसरा सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और एक चीज़ आपको बता दें हम कि यहाँ पे जो हमने अभी बात करी अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द के बारे में भी थोड़ा हम बता देते हैं कि अविकारी शब्द वो होते हैं जो किसी भी एक वचन हो गया, बहुवचन या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यानी कि अपने उनका जो शब्द होता है वो बदलता नहीं, परिवर्तित नहीं होता है, क्रिया के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है, तो ऐसे शब्द होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले इस पंक्ति का हम लोग अर्थ जान लेते हैं। पंक्ति बोल क्या रही है, जान श्याम घनश्याम, यानी घनश्याम यानी बादल को श्याम जानकर, बादल को क्या श्याम जानकर जंगल में मोर नाचने लगते थे। जब बादल आते थे तो उनको, मोर को लगता था ये श्याम है और नाचने लगते थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें पहला और दूसरा ही ऑप्शन जो है संदेह और भ्रांतिमान, इसी में कोई एक होगा, संगति नहीं होगा, उत्प्रेक्षा नहीं होगा। अब इसमें आपको कैसे पहचानना है कि संदेह क्या होगा, भ्रांतिमान होगा, तो आपको हम दोनों चीज़ें बता देते हैं। संदेह क्या होता है, संदेह अलंकार क्या होता है, कि संदेह जो होता है, सबसे पहले हम लोग बात करें, संदेह जो है सम और देह से मिलकर बना हुआ है, इसमें अनुस्वार संधि होती है, जहाँ उपमेय उपमान के मध्य अत्यधिक समानता के कारण भेद स्पष्ट न हो। बात समझिए, संदेह में क्या होता है, संदेह में उपमेय और उपमान, ठीक, के मध्य क्या होता है, अत्यधिक समानता के कारण, इसमें अत्यधिक समानता होती है, क्या होता है, भेद स्पष्ट न होता, संदेह अलंकार कहलाता है। संदेह अलंकार, जैसे यह मुख है या चंद्र, अगर इसका एग्जाम्पल दें तो यह मुख है या चंद्र, यह मुख है या चंद्र, इसमें अधिक समानता होने के बाद हमको पता नहीं चला कि ये मुख है या चंद्र है, ठीक, ये हुआ हमारा संदेह। अब बात करते हैं भ्रांतिमान में क्या होता है, तो यहाँ पे भ्रांतिमान में ये होता है कि जहाँ सादृश्य या समानता के कारण, बात समझिए, भ्रांतिमान में क्या होता है कि समानता के कारण, समानता के कारण क्या होता है, उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है। उपमेय को क्या समझ लिया जाता है, हमने चर्चा भी की थी, उपमेय उपमान वाचक शब्दों में सारी चीज़ें बताई थी साधारण धर्म में, जब उपमा अलंकार पढ़ा रहे थे, उपमेय उपमान आपको बताया था कि जहाँ समानता के कारण क्या होता है, उपमेय को भ्रमवश क्या समझ लिया जाता है, उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपमेय को क्या समझ लिया जाता है, उपमान समझ लिया था, वहाँ भ्रांति, और यहाँ पे वही चीज़ हुई है। यहाँ पे क्या हुआ, भ्रमवश क्या समझ लिया गया है, घनश्याम को यानी बादल को क्या समझ लिया गया है कि ये श्याम है, भ्रमवश समझ लिया गया है, तो यहाँ पे हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि भ्रांतिमान कभी भी अलंकार आएगा तो इसमें 2 ही 3 एग्जाम्पल पूछता है। एक तो जैसे ये जान श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर, और एक और मैं बता देता हूँ कि एक ये भी आता है कि पाव महावर दैन को नैन बैठी आए, और फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए, ये भी भ्रांतिमान का एक उदाहरण है, ठीक है। और एक और आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है उदाहरण, कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य ये सुख यह कौन है। तो ये भी क्या कहते हैं, भ्रांतिमान का एक उदाहरण है। तो ये 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं, भ्रांतिमान में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, आगे कुआ पीछे खाई। अनुचित हमको करनी है, तो ये हमारा सही है, लोकोक्ति बिल्कुल सही है। अधजल गगरी पलटत जाए, अधजल गगरी पलटत जाए,
तो पलटत की जगह छलकत होता है, पलटत नहीं होता है। यही हमारा ऑप्शन क्या है, यही हमारा ऑप्शन सही है। ये तो मान लो अपने आप में सही था, ऑप्शन नहीं सही है। ये आगे कुआं पीछे खाई ये लोकोक्ति सही है, अपनी पगड़ी अपने हाथ ये भी सही है, ऊंची दुकान फीका पकवान ये भी अपने आप में सही है। तो ये तीनों सही है, लेकिन अनुचित में लगाना है तो हमारा क्वेश्चन जो जिस हिसाब से पूछ रहा है तो उसका दूसरा आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? संगम शब्द में, तो संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? नुक्ता ये गलत हो गया, रेफ हो गया। अनुनासिक अनुस्वार में, तो संगम जो है, संगम ये गलत लिखा हुआ है, संगम इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? अनुस्वार के अशुद्धि है, अनुस्वार की। अनुस्वार क्या होते हैं? ध्वनि जो होती है वो नाक से निकलती है। अनुस्वार में क्या होती है? ध्वनि जो होती है वो हमारी नाक से निकलती है, ठीक है। और अनुस्वार जो जो पंचम वर्ण होते हैं, हमारे जो वर्ग होते हैं उनके पंचम वर्ण होते हैं, तो वहाँ पे अनुस्वार के स्थान पे हम लोग इस बिंदु का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और पंचम वर्ण हम लोग को पता है रा, रा, ना, मा और इंगा, ये सब हमारे पंचम वर्ण होते हैं। का, चा, टा, तापा जो वर्ग होते हैं उनके पंचम वर्ण होते हैं। ये अनुस्वार के पंचम वर्ण के स्थान पर हम लोग बिंदु का प्रयोग करते हैं। और अनुनासिक की बात करें, अनुनासिक क्या होते हैं? तो अनुनासिक जो होते हैं वो पहली बात तो ध्वनि जो होती है मुंह तथा नाक दोनों से निकलती है। और साधारण भाषा में बात करें तो इसमें जो चंद बिंदु होती है, ठीक है ना, चंद बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। चंद बिंदु जिसको बोलते हैं वही हमारे अनुनासिक होते हैं। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे आंसू हो गया, ठीक है, आंसू हमारा हो गया, इसमें हमने जैसे चंद बिंदी लगाई तो ये हमारा अनुनासिक में जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ होगा। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 20। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ ई और ई होता है, छोटी बड़ी ई, तो वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कहीं री को भी मानते हैं स्त्रीलिंग, तो ये तीनों जो होते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। स्त्रीलिंग में ये आते हैं, ये वर्ण हमेशा आते हैं, ये अक्षर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार MT वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये आपके 4 ऑप्शन है, देखिए इनको। पहला कन्नड़, तमिल, उर्दू, मलयालम। किसके लिए? तो मलयालम जो भाषा थी उसके लिए इनको क्या दिया गया था? साहित्यकार जो MTM वासुदेव नायर थे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे हो गए कितने? 21 क्वेश्चन हो गए। 22वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। राष्ट्र की रिक्त स्थान में ही देशवासियों की निहित है, वाक्य को पूरा करना है। तो राष्ट्र की रिक्त स्थान बताइए। सबसे तरक्की, प्रगति, तरक्की, उन्नति, प्रगति या उन्नति, उन्नति या प्रगति, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल दिए जाते हैं ताकि हर बच्चा कर सके। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग शब्द का, तुरंग, अटवी, केकी या उर्मी, बताइए तरंग का। तो तरंग का जो होता है वो होता है उर्मी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तरंग का मतलब होता है लहर। क्या होता है इसका अर्थ? लहर होता है, ठीक है। लहर हो गया समानार्थी। और क्या हो गया? हिलोर हो गई, हिलोर हो गई, ये भी तरंग का समानार्थी हो गया हमारा। लहर हो गई, हिलोर हो गई, और वीची हो गई, वीची, वीची, ठीक है। ये हमारे हो गए समानार्थी। और एक तो उर्मी तो वही हो गया, ठीक है ना, उर्मी भी हो गया हमारा, समानार्थी हो गया। जो तुरंग है, तुरंग किसका है? तो तुरंग जो होता है समानार्थी वो होता है घोड़े का। किसका होता है? घोड़ा। तुरंग जो होता है समानार्थी घोड़ा का होता है। और घोड़ा के और क्या बोलते हैं? अश्व भी बोलते हैं, और चित्त, ठीक है ना। तो ये तुरंग का हो गया। साथ में अटवी की बात करें, अटवी, तो अटवी जो है जंगल का समानार्थी होता है या जंगल का पर्यायवाची होता है। और जंगल के कौन कौन से होते हैं? जंगल हो गया, वन हो गया, कानन हो गया, विपिन हो गया, ये सारे जंगल के होते हैं। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है छूट गया है, अरण्य भी होता है, अरण्य। और अभी जो हाल ही में देने लगा है वो कांतार भी देने लगा है। आपको ये याद करके जरूर जाना, कांतार किसका पर्यायवाची, अटवी किसका पर्यायवाची, जंगल और वन का, ठीक है। केकी की बात करें, केकी, तो केकी यानी मोर,
मोर का पर्यायवाची है मयूर, ठीक है ना। ये केकी मयूर या मोर का पर्यायवाची होता है। सारे हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। कल हमने बताया था शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में बताया था। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन आते हैं, अर्थालंकार। एक बार फिर से देख लीजिए, शब्दालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं हमारे कौन से हो गए, जो शुरू में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया। अनुप्रास हो गया, अनुप्रास, यमक, श्लेष। यमक और श्लेष, ये जो ऑप्शन तीसरा दिया हुआ श्लेष, ये हमारा किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा शब्दालंकार में। और जो अर्थालंकार में जाएगा वो कौन से जाएंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं उपमा हो गया, उपमा अलंकार, रूपक हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ उत्प्रेक्षा, विभावना, विरोधाभास, ये सारे किस में जाएंगे, ये जितने भी हैं, भ्रांतिमान हो गया, विभावना हो गया, विरोधाभास, ये सारे अर्थालंकार में जाएंगे। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, मेरे से मत उलझो, घर जाओ, उसका घर मेरे को मालूम नहीं, मैंने ये कब बोला। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, मेरे से मत उलझो, घर जाओ। मेरे से, तो मेरे तेरे नहीं चलता है वाक्यों में, ये गलत हो गया। उसका घर मेरे को, फिर से देखिए मेरे तेरे आ रहा, मेरे को मालूम नहीं, ये दोनों गलत हो गए। फिर चौथा देखते हैं, मैंने यह कब बोला। तो यहाँ पे एक और चौथे में थोड़ा सा क्लियर करना है, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। इसमें एक चीज़ ये भी हम लोग को ध्यान रखनी, देखिए कि इसमें पूर्ण विराम कहीं ना कहीं नहीं है, तो ये अशुद्ध हो गया। और दूसरा ये मैंने ये कब बोला, तो यहाँ पे जब कब आ रहा है तो कब, क्यों, कहाँ, जब आता है, ऐसे में प्रश्नवाचक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक। तो इस स्थिति में देखा जाए तो चारों वाक्य गलत हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, मैंने ये कब बोला, अगर, ठीक है ना, तीनों में पूर्ण विराम होना चाहिए था सब में, तो पहले वाले में पूर्ण विराम नहीं, तो ये भी गलत ही मान रहे हैं हम लोग, ये लेके चल रहे हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, ये सही होगा। मैंने ये कब बोला, क्वेश्चन मार्क होता तो ये टोटल सही होता। हालांकि हम लोग चौथे ऑप्शन को सही लेके चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आनाकानी, आनाकानी का मतलब मना करना, टाल मटोल करना, बुराई करना, इधर उधर करना। तो मना तो नहीं कर रहा, आनाकानी कर रहा, यानी टाल मटोल कर रहा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना, और निर्मल करत सुभाए। इसमें क्या है, इसका हम लोग पहले अर्थ जान लीजिए। अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप अंधी मार कर आएंगे, या फिर अलंकार, फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी। अगर अलंकार आपको आते भी होंगे और आपको अगर अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप अलंकार गलत भी आपसे हो सकता है। तो हम बता देते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। यानी जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, उनको हमको अपने साथ रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। ये पंक्तियां बोल रही हैं, क्यों क्यों रखना चाहिए, क्योंकि यही तो वो लोग होते हैं जो बिना साबुन के और बिना हमारी कमियों को, बिना साबुन और पानी के हमारी कमियों को दूर करते हैं, बता बता कर कि आपका ये चीज़ है, ये है, ठीक है, निंदा कर करके हमारा स्वभाव साफ करते हैं। तो इनको हमको पास में रखना चाहिए। अब कौन सा अलंकार होगा तो आपको हम बता देते हैं। विभावना होगा, उपमा होगा, विशेषोक्ति होगा, विरोधाभास होगा। क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग एक एक अलंकार की भी बात कर लेते हैं, फिर आप ही ऑप्शन अपने आप बता देंगे विभावना अलंकार क्या होता है। तो विभावना अलंकार का मतलब होता है वी धन भावना, वी प्लस भावना, यानी वी का मतलब तो विशेष और भावना यानी कल्पना। वी का मतलब विशेष, विशेष, और भावना का मतलब होता है कल्पना, ठीक। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं कि जहां बिना कारण के, बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति संभव हो, बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति संभव होती है, उसको विभावना बोलते हैं, ठीक। उपमा क्या होता है, जहां पे तुलना होती है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के मध्य जहां गुण आकृति को लेकर समता को प्रदर्शित किया जाता है, वहां पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, गुण आकृति को लेकर, गुण और आकृति को लेकर क्या होता है, समता प्रदर्शित की जाती है, ठीक है ना, समता को प्रदर्शित किया जाता है, वहां पे क्या होता है, उपमा होता है। विशेषोक्ति क्या होता है, विशेषोक्ति ये होता है कि जहां कारण के रहते हुए भी, यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होते हैं, विलोम होते हैं, ये याद आपको रखना है।
विभावना और विशेषोक्ति इसी में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि विशेषोक्ति क्या बोलता है कि जहाँ कारण के रहते हुए भी कार का जन्म ना हो, ठीक है ना, कारण के रहते हुए कार का जन्म ना हो, कार का जन्म यानी काम ना हो, कार का जन्म ना हो, तो वहाँ पे क्या होता है, विशेषोक्ति होता है। वहाँ पे क्या होता है, विशेषोक्ति होता है। और विरोधाभास की बात कर लें तो विरोधाभास यहाँ जहाँ वास्तविक विरोध ना हो करके विरोध भी केवल एक चमक मात्र प्रतीत होती है, यहाँ पे विरोध ना होकर एक चमक मात्र प्रतीत होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, विरोधाभास बोलते हैं। सारी चीज़ें अभी हम क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग की बात आती उपमा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी गुणाकृति को लेकर समता प्रदर्शित नहीं की जाती है, विरोधाभास भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने बता दिया कि जहाँ पे विशेष कल्पना, कहने का मतलब विभावना में बताया बिना कारण के कार्य हो रहा हो, यानी बिना कुछ किए आपको स्वतः आदमी आपके स्वभाव को साफ कर रहा है, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, स्वतः आप साफ हो रहे हैं, ठीक है ना, आपका स्वभाव साफ हो रहा है। इन पंक्तियों से ये स्पष्ट हो रहा है। तो जहाँ भी कहीं बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होगा, तो हमारा इसमें विभावना अलंकार जो होगा, क्वेश्चन इसका आंसर जो पहला होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। विभावना अलंकार का एक और है जैसे निंदक नियरे राखी हो गया, दूसरा एक होता है, एग्जाम्पल बता दे, यही 2 एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये सांप के बारे में बताया गया कि बिना पैर के चलता है, सुनता है बिना कानों के, ठीक है ना, कर विधि हाथों बिना हाथ काम करता है, तो ये सारा यानी बिना किसी कारण के कार्य अपने आप स्वतः होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। बात करते हैं विशेषोक्ति की, तो विशेषोक्ति की हमने बताया कि जहाँ कार का जन्म ना हो, कार का जन्म ना हो, कहने का मतलब ये समझिए, जैसे हमने बोला पानी बिच मीन प्यासी, बात समझिए, पानी बिच मीन प्यासी, कहने का मतलब पानी, अगर हम बोलें पानी के बीच में मीन प्यासी है तो आप इसको क्या मानेंगे बताइए। अब पानी है फिर भी मछली की प्यासी हो सकती है, यानी कार यहाँ पे जन्म ही नहीं रहा है, ठीक है ना, कार का जन्म ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा विशेषोक्ति हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, भक्ति रिक्त स्थान का प्रसिद्ध रेखा चित्र, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, क्वेश्चन नंबर 28। तो भक्ति जो है महादेवी वर्मा का जो क्या है, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध क्या है, पहले में तो महादेवी वर्मा आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में हमारा क्या आ जाएगा, संस्मरण है, जीवनी सुभद्रा कुमारी होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि भक्ति जो है महादेवी वर्मा का है और यहाँ पे फिर सुभद्रा नहीं होगा, तो जीवनी और संस्मरण को लेके भेद है, तो हमारा संस्मरण बिल्कुल सही होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। भक्ति जो है महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है, ठीक है। इसके बाद ही महादेवी वर्मा की बात आई है, तो महादेवी वर्मा के बारे में हम थोड़ा सी डिटेल जान जाएंगे कि जो महादेवी वर्मा जी थी वो कौन थी, छायावादी कवियत्री थी। कौन थी, छायावादी कवियत्री थी। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किसको, महादेवी वर्मा को जो कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक मीरा इनको कहा जाता है। इनकी जो फेमस रचनाएं थी वो हम लोग बता दें आपको। रचनाएं जो थी इनकी थी स्मृति की रेखाएं, फिर अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये इनकी कृतियां थीं। ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और यामा के लिए इनको एक पॉइंट ये भी याद रखना है, नोट पॉइंट, महादेवी वर्मा की बात हो रही थी तो यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ध्यान रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था, यामा के लिए, ज्ञानपीठ, ठीक, ये भी चीज आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण या कृष्णा। तो कृष्णा जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा, हालांकि जो कृष्णा होता है वो एक उभयलिंगी है। क्या है, उभयलिंगी, ठीक।
लेकिन इसमें स्त्रीलिंग चूंकि पूछा है तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में गिना जाता है। स्त्रीलिंग पूरा तो कृष्णा होगा, बाकी सब रॉन्ग है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्तें, माटी की जो मूर्तें हैं किस लेखक की रचना है? तो रामवृक्ष वेणुपुरी। किसकी है? रामवृक्ष वेणुपुरी। साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल की भी बात कर लें, ये कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल की जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इनकी कृति है एक फेमस हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी भी रचना आपको याद रखनी है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, चिंतामणि भी याद रखनी है, फेमस है चिंतामणि। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास, ये सारी किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की। ठीक, एक आपको ये जगदीश चंद्र की भी याद रखनी है। जगदीश चंद्र की कौन सी? भोर का तारा, ये इनकी याद रखनी है, भोर का तारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया हमारा। फिर इसके बाद आते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमको इसमें 343(3) ये गलत है, 345 भी गलत है, ये भी गलत है, 343(1), ठीक है ना। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृषभानुजा, जानकी, राधा, पार्वती, सीता, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, तो ये राधा का समानार्थी, क्वेश्चन नंबर 2 सही है। ठीक है, साथ ही एक चीज़ आपको हम ये बता दें, जो जानकी और सीता एक ही बात है, ठीक है ना। जानकी और सीता एक ही बात है। जानकी का जो अन्य नाम है वही सीता है, और इनका अन्य और नाम अगर देखा जाए तो वैदेही, ठीक है ना, ये भी सीता माता का नाम है, और साथ ही जनक सुता भी इन्हीं का नाम है, जनक सुता। ठीक, फिर पार्वती जी की बात करी जाए, पार्वती किसका पर्याय है? तो पार्वती के अन्य पर्याय जो है वो उमा हो गया, उमा हो गया, साथ ही गौरी हो गया, गौरी, उमा, और कौन सा हो जाएगा बताइए? भवानी हो जाएगा, भवानी हो जाएगा, साथ ही साथ और कौन हो जाए? हिमसुता भी हो जाएगा, हिमसुता। ठीक है, ये पार्वती के हो गए। ठीक, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? आदर देने बड़प्पन हेतु, तो इसमें क्या होता है बताइए? हमेशा सर्वनाम के रूप में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, हमेशा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। हुई वीरता की रिक्त स्थान के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। क्या होगा इसका? तो इसका होगा हुई वीरता की वैभव के साथ। क्वेश्चन का ऑप्शन पहला सही होगा, वैभव के साथ होगा। वैभव के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्ति है जिसमें वैभव आएगा। आगे देखते हैं। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। वर्तनी, पूर्ति, अभिनेता, उन्नति या अवनति, बताइए। सही पहचानना है, वर्तनी सही, तो इसमें पूर्ति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अभिनेता गलत लिखा हुआ है। अभिनेता में छोटी की मात्रा होनी चाहिए, अभिनेता में। ठीक, अवनति भी गलत लिखा है, इसमें छोटी की ता में छोटी की मात्रा अवनति होता है, और उन्नति में भी छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा बताना है। मुहावरे का अर्थ दे दिया, इसमें उल्टा पूछा मुहावरा। कौवा चले हंस की चाल, चोरी का माल मोरी में, 9 दिन चले 2.5 कोस, या चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक, साथ ही साथ हमको और ये बता देते हैं, ये जो है कौवा चले हंस की चाल, इसका मतलब क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि अंध अनुकरण करने की हानि उठाना, ठीक है ना। इसके बाद चोरी का माल मोरी में, चोरी का माल मोरी में, इसका क्या होगा? गलत ढंग से कमाया गया धन अधिक समय तक नहीं रहता है। और आखिरी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी बहुत कंजूस। ठीक, अत्यधिक कंजूस। आगे देखते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो था धनपत राय था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनकी बस एक ही यही कृति याद रखनी, हिम तरंगिणी के लिए इनको
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। 38 क्वेश्चन हो गए हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन आपको हमने दिए थे, 2 या 3, इसलिए 40 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। 37 क्वेश्चन आते हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होती है। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? तो आयात का क्या होता है? विपरीतार्थक, यानी कि विलोम शब्द निर्यात होता है, ठीक है ना, निर्यात होता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है कि समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त, उपयोगी का उपादेय इष्टकर है, ठीक है, ये सही है। काक का सारंग मयूर, अभी देखिए हमने बताया मयूर किसका होता है, केकी बताया था हमने, केकी मोर। काक का मतलब कौवा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कहीं ना कहीं अनुप्रयुक्त विकल्प लग रहा है, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार हमने आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हिंदी के। आपको भी अच्छा लगा होगा, इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया, संधि से लेकर समास, बस समास हमारा रह गया है, कहीं ना कहीं समास भी देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही, कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, हम आपको दोबारा फिर से समझाएंगे। लेकिन वीडियो को सेट लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा हमारी कहाँ गलती हो रही है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी साथियों को, नमस्कार।